गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत समय बाद हम एक क्लास ले रहे हैं। जैसा कि लास्ट हमने टीचिंग मेथड के अंदर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो सैनिक विधि है, उस सैनिक विधि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम संगठनापरक विधि भी कहते हैं। ये विधि ये कहती है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका में इस पद्धति का प्रयोग अल्प समय में भाषा का ज्ञान करवाने के लिए किया गया था। यह सांकेतिक भाषा की विधि मानी जाती है और इस विधि का विद्यालय स्तर पर बालकों के शब्द उच्चारण में सुधार हेतु किया जाता है। सैनिक विधि का जो प्रयोग है, सोल्जर जो मेथड है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जो विद्यालय स्तर है, उस विद्यालय स्तर पर बालक जो मान लीजिए कि किसी शब्द का उच्चारण वो गलत बोल रहा है, तो उसको सुधारने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जिन शब्दों का उच्चारण बालक असंगत या अशुद्ध करता है, उनको टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके बालक को दिया जाता है। कि मान लीजिए कि कोई एक शब्द है, उसको बोलने में बालक जो है वो बार बार क्या कर रहा है? गलतियाँ कर रहा है। अब उसको बोलें फिर भी वो गलतियाँ कर रहा है, तो उसको टेप रिकॉर्डर में हमने कह दिया कि ये शब्द है, तो उसको रिकॉर्ड करके दे दिया है। तो उसको बार बार वो सुनता रहता है, जिससे कि उसकी उस शब्द में शुद्धता बढ़ जाती है। बालक उन शब्दों को तब तक सुनता रहता है जब तक उनका सही उच्चारण सीख नहीं लेता। तो सैनिक विधि के अंदर एक प्रकार की एक सोल्जर मेथड जो है, इसमें वो विधि का प्रयोग तब तक करता रहता है जब तक कि उसके शब्द में वो सुधार नहीं आ जाता। ऑब्वियसली सुधार आ जाएगा तो फिर वो क्यों उसमें उसको और सीखेगा। अब मैंने जैसे कहा था कि हर विधि के अपना एक प्रॉफिट है, हर विधि का अपना एक लॉस है। तो इसमें लॉस क्या है? इसमें लॉस यह है कि भाई जितना उसको दे रखा है उतना ही वो पढ़ेगा, तो सीमित ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा ये होता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम संभव नहीं है। इसके अंतर्गत पूरा सिलेबस पॉसिबल है क्या? नहीं है साहब। दूसरा, ये खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि है मतलब कि ये है कि इसमें साहब टेप रिकॉर्डर लाओ, तो ऐसा इसमें जो है कि अच्छा खासा पैसा खर्च हो सकता है। तारतम्यता का अभाव, लय नहीं हो पाता है ना। मान लो ये कमी आ गई तो फिर उस पर ध्यान दो, फिर उसमें ध्यान दो, तो वो टॉपिक पूरी तरीके से चल नहीं पाएगा। तारतम्यता की कहीं ना कहीं कमी होगी। दूसरा ये है कि जो सीखने का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा। अब वो टेप रिकॉर्डर से जब तक सुनते रहो जब तक कि उसमें क्लियरिटी नहीं आए, तो ये कहने का मतलब यही है कि सीखने की गति कहीं ना कहीं क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। उसके अलावा इसमें जब हम टीचिंग मेथड, एक्चुअली क्या है कि ये हिंदी में भी टीचिंग मेथड जब आते हैं रीट के एग्ज़ाम में सेकंड ग्रेड में, तब भी वहाँ काम आता है। और मान लीजिए और भी कहीं टीचिंग मेथड कहाँ अप्लाई करते हो तो वहाँ भी इसका यूज़ हो सकता है। तो एक और टीचिंग मेथड होता है रसास्वादन विधि। रसास्वादन विधि। देखिए, रसास्वादन विधि के बारे में आपको मैं एक बात बताऊं कि यह जो है वो कविता शिक्षण की विधि मानी जाती है। मतलब मान लीजिए कि कोई अगर आप कविता सीखना चाहते हैं हिंदी के अंदर, और तो उसमें आप कविता पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप किन किन बातों का आप ध्यान रखोगे वो हमें इसमें देखना होगा। इस विधि में अध्यापक कविता पाठ प्रस्तुत करता है, उसके बाद उस कविता पाठ की संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करता है। कि मान लीजिए कोई टीचर है ये, ठीक है, सबसे पहले तो ये कविता का पाठ करेगा। क्या करेगा? कविता पाठ करेगा। कविता पाठ करने के बाद फिर उसकी क्या करेगा? ये एक्सप्लेन करेगा उसको, ठीक है। ऐसा होता है ना, जैसे कोई कविता है मान लीजिए, तो उसको पूरा एक बार उसने पढ़ लिया, फिर उसको एक्सप्लेन करेगा ये, ठीक है। अच्छा, जिसमें बालक को रस की प्राप्ति हो सके साहब। अब देखो होता ये भी है कि मान लीजिए मैं कंटिन्यूस एक लाइन पढ़ाई फिर अर्थ बताने लग गया, एक लाइन पढ़ाई फिर अर्थ बताने लग गया, तो उस कविता का मतलब नहीं होता। अभी 4 लाइन 5 लाइन एक साथ पढ़ो एक बार, कुछ उसका भावार्थ निकले, सुनने में मजा आया उसको, फिर आप देखें तो उसको आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि जब उस वाक्या को प्रस्तुत करता है, कविता की वाक्या को बताता है, तो उसमें कविता जैसे जैसे वो पोएम जा रही है वैसे वो अपने भावों को व्यक्त करता है, उसको अभिव्यक्त करता है, ताकि उस जो बच्चा है उसको इंटरेस्ट पैदा हो सके। जैसे कि शिक्षक जो है वो उचित यति या गति, कहाँ रुकना है कहाँ बढ़ना है, उचित आरोह अवरोह का प्रयोग करता है कि हाँ अब अपनी आवाज़ को थोड़ी तेज कर दो, अब आवाज़ को कम कर दो। शब्दों के अनुसार भाव भंगिमा का प्रयोग भी वह
करता है कि साहब ये जो शब्द हैं उन शब्दों के साथ अपनी जो है वो भाव भंगिमा जो है, अपने एक्सप्लेनेशन है, अपने जो इशारों है उसके माध्यम से वो बताता है, जिससे कक्ष का वातावरण प्राकृतिक बन जाता है साहब। भाई ऐसा जैसे मान लीजिए कोई युद्ध की कविता आ रही है जिसमें सोल्जर में जोश भरना हो, तो कुछ ऐसे एक्शन करेगा कुछ जिससे कि क्लास का माहौल ऐसा लग जाए कि वास्तव में कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं वो। या मान लो कोई प्रेम की कविता है तो कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि जिससे बच्चों को ऐसा लगे कि भी हाँ, तो मतलब रियल में उसकी ऐसी फीलिंग आ सकती है इसके अंदर। व्याकरण, अब देखिए ऐसा है कि दोष क्या है, दोष ये है कि इसमें जो व्याकरण का शिक्षण तो संभव नहीं है। कि देखो साहब कविता है, कविता में बच्चों का जो है मेन तो क्या है कि उनका इंटरेस्ट पैदा करना है, उनको कक्षा में वातावरण बनाए रखना है। अब व्याकरण में कौन सा शब्द आ रहा है, कौन सा व्याकरण में कौन सी संधि, कौन सा समास, अभी उनसे कोई लेना देना हमें नहीं। दूसरा, केवल श्रवण कौशल का ही विकास होता है। भी कौशल बहुत सारे होते हैं, सुनने का कौशल है, देखने का कौशल है ना। तो श्रवण कौशल यानी कि वो अच्छी तरीके से सुनेगा तो उस कौशल का ही विकास होगा। लिसनिंग स्किल ही इसमें डेवलप्ड होती है। दूसरा, कठिन शब्दों के समुचित अर्थ नहीं मिल पाते हैं। अब कोई कठिन शब्द आ गया तो उसका समुचित अर्थ, अभी तो हमें कविता के थोड़ा सा लय में बने रखना है, तो उसका समुचित अर्थ कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से आज हमने एक और विधि देखी, एक है सैनिक विधि, एक है रसास्वादन विधि, और हर विधि के कोई न कोई दोष भी होते हैं। अब एक और विधि आती है जिसको हम कहते हैं प्रदर्शन विधि। देखिए प्रदर्शन विधि में क्या होता है साहब, अगर हम प्रदर्शन विधि की चर्चा करें तो देखिए प्रदर्शन किससे मिलके बना हुआ है। प्रदर्शन मिलके बना हुआ है प्रधन दर्शन, इससे मिलके बना होता है प्रधन दर्शन। अर्थात पहले किसी भी वस्तु का मॉडल प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उस वस्तु की सूक्ष्म जानकारी दी जाती है। मान लीजिए मॉडल, देखो प्रदर्शन करना, अपन साइंस फेयर करते हैं तो वही मॉडल रख देते हैं, फिर जब टीचर आते हैं तो अपन एक्सप्लेन करते हैं। वैसे ही यहाँ पे चार्ट के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से आप कोई चीज़ क्या करते हैं, पहले प्रदर्शित करते हैं और फिर जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी घटना को अपने शब्दों में जीवंत प्रदर्शित करना तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। कि मतलब कोई भी घटना, उसका लाइव एग्जाम्पल आप बता रहे हो चाहे मॉडल के माध्यम से, तो वो प्रदर्शन विधि में आएगा। यह विधि मूलतः विज्ञान में काम आ सकती है, भूगोल में काम आ सकती है, यानी कि जो साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें अगर हमें किसी चीज़ को समझाना होगा तो हम वहाँ पे एक मॉडल रख करके बता सकते हैं। दूसरा, ये जिस वस्तु का ज्ञान बालक को करवाया जाता है उसका मॉडल या मूल रूप से उसके सामने होता है, जिससे बालक पाठ में रुचि लेता है। भी हमें कोई भी चीज़ आपको बतानी है तो एक रूप से हम उसका क्या रखते हैं, मॉडल प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसे मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि एक मनोवैज्ञानिक विधि का नाम बताइए। एक मनोवैज्ञानिक विधि, साइकोलॉजिकल मेथड कौन सा है, प्रदर्शन मेथड। क्योंकि देखो बाकी जितने भी मेथड होते हैं वहाँ हमें कहीं ना कहीं रटना पड़ता है बच्चों को उन चीज़ों का। आप सीधी सी बात है, मूवी है, अब मूवी की कहानी अपन को क्यों याद रहती है, क्योंकि अपन लाइव देख रहे हैं, उसको फोटोज देख रहे हैं। तो वैसे ही जो प्रदर्शन विधि है उसको साइकोलॉजी मेथड इसलिए कहा जाता है कि इसमें कहीं भी हमें रटने की ज़रूरत नहीं है साहब, सामने मॉडल है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, काम हो गया अपना। तो इसलिए जहाँ पे भी रटना बहुत कम पड़े, तर्क का प्रयोग हो, सीधा मतलब याद हो जाए, मनोवैज्ञानिक विधि में आ जाएगा वो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने कहा था कि हर विधि के कोई न कोई क्या होते हैं, दोष जरूर होते हैं। तो इस विधि में केवल श्रवण कौशल विकसित होता है तथा वस्तु के सन्निकट बालक ही सक्रिय होते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम संभव नहीं है। अब इसमें भी जो है वो सिर्फ श्रवण कौशल का ही विकास होगा। अब इसमें भी मूल रूप से जो सक्रिय कौन रहता है, बालक सक्रिय रहते हैं। ओबियसली कोई एक टॉपिक चल रहा है तो पूरा सिलेबस तो पूरा होगा नहीं, तो इसमें पूरा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा टाइम पे साहब, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मॉडल, हर टॉपिक का मॉडल, तो पॉसिबिलिटी इसमें ये है। उसके अलावा
भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रदर्शन असंभव है। अब मान लीजिए कोई आपकी फीलिंग्स है, अब उस फीलिंग्स को एकदम मॉडल के रूप में बता नहीं सकते ना, वो तो आप ऐसे ही बताओगे। तो जो भाववाचक संज्ञा है, वैसी वस्तु हैं जिसमें भावों का, फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा रोल है, उसको आप किसी मॉडल से शो नहीं कर पाएंगे। तो ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, एक और विधि होती है प्रदर्शन के बाद, होती है प्रत्यक्ष विधि। तो ये प्रत्यक्ष विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके प्रवर्तन जो रहे हैं वो रहे हैं गुइन। अगर कोई पूछे कि प्रत्यक्ष विधि के जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक कौन है, तो गुइन इस विधि के प्रवर्तक रहे हैं। और 1901 के आसपास जो है इनका सबसे बड़ा योगदान रहा था। और अगर हम पूछें तो ये मेन फ्रांस और अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग है। शिक्षण की ही एक क्या है, विधि है, पढ़ाने का एक तरीका होता है प्रत्यक्ष विधि, अर्थात आंखों के सामने। प्रत्यक्ष मतलब होता है प्रतिधन अक्षी, आंखों के सामने। इस विधि के अंतर्गत बिना मातृभाषा का प्रयोग किए नई भाषा का ज्ञान करवाया जाता है साहब। अब एक तो क्या है कि किसी चीज़ को आप, हमारी जैसी मातृभाषा वाकड़ी है, राजस्थानी है, बहुत सारी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है सबकी। तो जब मातृभाषा में अगर आप सीधा उसको बता दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मातृभाषा का प्रयोग किए बिना, ठीक है, इसको गिलास कहते हैं, इसको गिलास पहले उसको अपनी मातृभाषा में बताएगा, वो नहीं, सीधा वो इशारे से कह रहा है कि दिस इज अ ग्लास। तो मातृभाषा का प्रयोग किए बिना अगर सीधा किसी चीज़ का आप ज्ञान करवाते हैं तो प्रत्यक्ष विधि में आएगा। इस विधि का प्रयोग अगर भारत में पूछे तो 1908 में, ऐसे गुइन ने 1901 में इसको डिस्कवर कर दिया था, लेकिन 1908 में बंगाल में, किसमें, भारत में भी, कहाँ पे, बंगाल में इस विधि का सबसे अच्छी तरीके से प्रयोग किया गया था। अगर हम बात करें और भी कि बंगाल में टिपिंग महोदय, मद्रास में येट्स और मुंबई में फ्रेजर इसके समर्थक रहे थे। तो मैं ये आपको लिखवा देता हूँ, कभी पूछे कि भी इनके मेन प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो एक तो हो गया बंगाल में तो रहे टिपिंग महोदय, बंगाल में इनके मुख्यतः रहे हैं। उसके अलावा एक है मद्रास में येट्स, अगर कोई पूछे मद्रास में कौन थे तो वो थे येट्स। उसके अलावा कोई पूछे कि भाई मुंबई में कौन है तो फ्रेजर, बॉम्बे में अगर इसके प्रवर्तक रहे हैं तो फ्रेजर। तो ये जो है किस प्रकार से अगर हम समझें कि प्रत्यक्ष विधि के कौन कौन से लोग रहे हैं उसके बारे में ये है। इस विधि का प्रयोग विद्यालय स्तर पर संस्कृत भाषा सिखाने में किया जाता है। मतलब अगर आप विद्यालय स्तर पर बच्चों को अच्छी तरीके से अगर आप संस्कृत पढ़ाना चाहते हो तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। यह विधि इस बात पर बल देती है कि नई भाषा सीखने हेतु बालक का संप्रेषण उसी भाषा में होना चाहिए। या मतलब आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश का मैगज़ीन पढ़ो, सुबह सुबह उठ करके इंग्लिश मूवीज़ देख लो। उसके अलावा जो इंग्लिश में बात करते हैं उन लोगों के संपर्क में रहो। मतलब आपने सीधा वैसा इन्वायरमेंट बना दिया है तो व्यक्ति जल्दी सीख लेगा। प्रोफेसर बोकिल ने अपनी पुस्तक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अबाउट द प्रोफेसर बोकिल, ये हम लिस्टेड, तो विधि कौन सी चल रही है अभी अपने पास, प्रत्यक्ष विधि चल रही है साइकोलॉजी के अंदर। और इस प्रत्यक्ष विधि के अंदर एक प्रोफेसर हुए हैं आपके, इनको आपको नहीं भूलना है। उन प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर बोकिल, प्रोफेसर बोकिल। क्या कहना है प्रोफेसर बोकिल का, इनका ये कहना है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी अ अप्रोच टू संस्कृत, अप्रोच संस्कृत, इन्होंने अपनी एक ये
बुक लिखी है अप्रोच ऑन संस्कृत में लिखा कि संस्कृत भाषा के ज्ञान हेतु अगर ये विधि जो है, प्रत्यक्ष विधि जो है, वो कैसी विधि है? परिष्कृत विधि है। परिष्कृत विधि का मतलब ये हो सकता है कि इससे बेस्ट कोई विधि नहीं हो सकती। अगर आपको संस्कृत सीखनी है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे आप? प्रत्यक्ष विधि। कुछ नहीं है, आप 24 घंटा वैसा इन्वायरमेंट बना दो, उसके आप चारों तरफ संस्कृत का, मम्मी भी संस्कृत में बात कर रही है, टीचर भी संस्कृत में बात कर रहे हैं, संस्कृत का वो बुक पढ़ रहा है, मूवी संस्कृत में देख रहा है, श्लोक पढ़ रहा है, तो अपने आप वो सीखने लग जाएगा उसको सीधा, प्रत्यक्ष। ठीक है। उसी के बाद एक 8वीं विधि आती है यहाँ पर, अगर हम देखें तो वो है दल शिक्षण। दल शिक्षण का मतलब यही है ग्रुप के अंदर अगर हम टीचिंग करवाते हैं तो दल शिक्षण का मतलब ये होता है कि एक समूह को विशेष प्रकरण का ज्ञान देना। अगर हम दल शिक्षण की बात करें तो देखेंगे कि दल शिक्षण किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। दल शिक्षण शब्द का अर्थ एक समूह के रूप में किसी प्रकरण विशेष पर चर्चा करना है। कि मान लीजिए ग्रुप है ये, ठीक है, और आपने इनको एक क्या दे दिया? टॉपिक दे दिया। अब इस टॉपिक पे आप क्या करो? डिस्कस करो। अब इस टॉपिक पे क्या करो? आप डिस्कस करो। तो ये क्या कहलाता है? दल शिक्षण कहलाता है। दल शिक्षण सहकारिता के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने, सहकारिता। सहकारिता का जो फील्ड होता है, जैसे अमूल दूध डेयरी है, सरस दूध डेयरी है, या और भी जो हैं सहकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब सब मिलजुल के काम करते हैं वहाँ पे। इसलिए सहकारिता का सिद्धांत क्या कहता है पता आपको? एक सबके लिए, सब एक के लिए। ये सिद्धांत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक सबके लिए, एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो ये सहकारिता का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान रखिए। दल शिक्षण का प्रयोग मूलतः कहाँ की देन है? अगर ग्रुप में पढ़ने की वाली बात होती है तो ये मुख्यतः अमेरिका। दल शिक्षण का जो मुख्यतः योगदान है यह अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रायबर्न के शब्दों में सामूहिक विचार विमर्श द्वारा एक समूह सत्य की खोज में संलग्न हो जाता है, उसे दल शिक्षण कहते हैं। तो अगर दल शिक्षण की डेफिनेशन रायबर्न के अनुसार पूछी जाए तो मतलब कि कोई ग्रुप है और वो ग्रुप किसी एक टॉपिक पे बात कर रहा है और ट्रूथ की ओर आगे बढ़ रहा है, सत्य की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की खोज को हम क्या कहेंगे? दल शिक्षण विधि। दल शिक्षण में छात्रों की संख्या 35 से 40 उत्तम मानी जाती है और अध्यापकों की संख्या इन छात्रों पर 2 होनी चाहिए। अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या पर भी निर्भर करती है। भाई देखो ज़्यादा बच्चे होंगे तो भी बहसबाजी हो जाती है। तो इन्होंने एक फिक्स कर रखा कि सर 35 से 40 के बीच में ही बच्चे होने चाहिए और टीचर भी मान लीजिए इनको संभालने के लिए 2 काफ़ी हैं, या बच्चों की संख्या के हिसाब से आप देख लो इसको। अच्छा, दल शिक्षण के अगर हम पद, चरण या सोपान कहें कि भाई जो दल शिक्षण है उसके कितने टाइप हैं, दल शिक्षण की अगर हम बात करें कि टाइप कितने होंगे तो देख लेते हैं। दल शिक्षण के टाइप, चरण, स्टेप क्या होगी, किस किस स्टेप का आपको पालन करना होगा? 2 ही है, दल शिक्षण की 2 स्टेप है। देखो जब भी एक वर्ड आता है चरण या एक वर्ड आता है सोपान यानी कि पद, तो सोपान कितने हैं, इसकी स्टेप कितनी है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। पहली स्टेप होती है योजना का निर्माण करना। पहली स्टेप होती है योजना का निर्माण करना। और ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, अगर आप कोई भी काम करते हैं सबसे पहले एक योजना बनती है, एक प्लान बनता है कि साहब ठीक है, हाँ ऐसे काम होगा, हमें ये करना है, उसके बाद ये करना है, एक प्लान बनता है। ये सबसे पहले एक प्लान बनेगा। तो किसी भी युद्ध या परीक्षा की जीत सुनियोजन से ही संभव है।
पहले एक वेल प्लान होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, दल शिक्षण में छात्रों की संख्या से लेकर निर्धारित उद्देश्यों का अंकन किया जाता है। इन्हीं के आधार पर प्रकरण का आकलन होता है। मतलब कि छात्रों की संख्या से लेकर निर्धारित उद्देश्यों का अंकन किया जाता है कि मतलब आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में आप पहले बता दीजिए कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप एक उद्देश्य को बताइए। उद्देश्य को बताने के बाद आके दिया आपने कि आज मैं का मेरा ये उद्देश्य है। उसके बाद प्रकरण का आकलन भी होगा कि हाँ अगर हम ऐसे ऐसे प्रस्तुत करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आ सकता है। फिर उसको अप्लाई कर दो, एक्शन में ले लो। योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन, उसको एक्शन में ला दो। दल शिक्षण में तैयार की गई योजना को हकीकत के धरातल पर उतारना, जिससे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, कि जो टारगेट है उस टारगेट को आप पूरा कर सकें। यही क्या कहलाएगा? दल शिक्षण कहलाएगा। अच्छा, एक स्टेप और है कि मतलब सबसे पहले आपने प्लान बना लिया, ऐसा ऐसा करेंगे, योजना बना ली। अब आप रिजल्ट बताइए साहब कि भाई क्या रिजल्ट निकला, क्या हम जो सोच के प्लान बनाया था क्या वो हुआ कि नहीं हुआ वो काम। तो एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थर्ड, वो है मूल्यांकन। क्या इम्पोर्टेंट है? मूल्यांकन। मूल्यांकन का बहुत बड़ा ज़बरदस्त रोल है, ठीक है। और मूल्यांकन के बाद जो है आपकी एक विधि और बच जाती है, उसको हम कल देखेंगे। तो आज पहले की तुलना में तो काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है ना। तो देखें मूल्यांकन में क्या होता है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि भाई क्या प्रगति हुई आपकी। तो दल शिक्षण के उपरांत इस बात की जानकारी लेना कि छात्रों ने कितना सीखा, अर्थात किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, कौन से ऐसे उद्देश्य थे जो निर्धारित तो किए लेकिन पूरे नहीं हुए, उनका क्या कारण रहा। कि साहब हमने सोचा था कि भाई यहाँ से निकलेंगे मंजिल से, मंजिल ये रास्ता है, इस रास्ते से चलेंगे तो मंजिल तक पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हुई कि हम मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाए। तो साहब उन कमियों का पता लगाया जाएगा। दल शिक्षण में सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, जिसमें एकता की भावना जन्म लेती है। कि साहब देखिए, अगर आप किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं तो मान लीजिए आप कुछ बात कह रहे हो, दूसरा कुछ बात कह रहा है, आपकी बात गलत भी तो हो सकती है ना, या आप कभी कभी सही भी हो सकते। तो यूँ नहीं कि उसमें लड़ाई करने लग जाओ कि साहब मेरी बात तो कैसे काट लिया आपने, सही है तो सही है। तो सामाजिकता की भाव, एकता का भाव का अगर विकास होगा तो वो जो ग्रुप टीचिंग है, दल शिक्षण है, इसमें बहुत बड़ा इसका योगदान है। उसके अलावा दल शिक्षण में जो अगर हम बात करें, दल शिक्षण में हो गया 3 बंद भुजाएं काम करती हैं। अच्छा देखो, ये बहुत ज़रूरी है साहब, रिलेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात बताई। देखो इसको आप नोटिस करो कि एक तो जो है पहला रिलेशन इसमें काम करता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, दूसरा काम करता है इसमें टीचर के बीच में, तीसरा काम करता है इसका स्टूडेंट के बीच में। पता चला ये तो दो झगड़ते रहते हैं हमेशा, पूरा इन्वायरमेंट ख़राब कर दिया ग्रुप का, किसी कारण झगड़ ही रहे 2 बच्चे 3 बच्चे, ग्रुप ऐसा बन गया हम तो बात ही नहीं कर रहे, इससे कैसे काम चलेगा। तो साहब ये स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। 2 टीचर ऐसे खड़ा किए, वो दोनों ही आपस में नहीं बोलते, उनकी खुद की नहीं बन रही, बच्चों को क्या संभालेंगे वो। तो टीचर में भी तो एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। और स्टूडेंट टीचर का तो हमेशा शिक्षा तो आगे बढ़ेगी नहीं अगर एक स्टूडेंट और टीचर के मध्य एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं होगी, समझने की क्षमता नहीं होगी, एक दूसरे के व्यवहार को समझने की क्षमता नहीं होगी, तो फिर नॉलेज के पास कैसे होगा। वो जो समझाना चाह रहा है डाउट कैसे, तो बोल ही नहीं पा रहे डर के कारण। तो कहने का मतलब यही है कि स्टूडेंट टीचर के में भी बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, BSc B.Ed देन MSc रनिंग है, तो इसलिए टीचिंग मेथड आपको आना ज़रूरी है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ। इसलिए मैंने ये
इसके बहाने मैं भी कुछ न कुछ सीख लेता हूँ। और टीचिंग मेथड आपके जो ये हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी काम आते हैं, साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तब भी काम आता है। तो ये आज के लिए लास्ट हमने दल शिक्षण विधि देखा, उसके पहले एक प्रत्यक्ष विधि देखा, परोक्ष विधि देखा, सैनिक मेथड देखा। तो और भी हम आगे इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। साइकोलॉजी में चल रहा अभी हमारा टीचिंग मेथड। ठीक है, थैंक यू।